फूलों के संग कौन नहीं रहना चाहता। हर कोई चाहता है कि उसके आसपास फूल हों, तितली हों, वो फूल में खेले, फूलों के झूले हों, उनके रास्ते फूलों से भरे हुए हों, प्रकृति में चारों तरफ फूल ही फूल हों, उनके घर में फूल हों, उनके घर के बाहर फूल हो, उनके घर के अंदर फूल हों। और फिर फूलों के साथ अगर प्रकृति में पानी के साथ हो तो फिर कहना ही क्या। फूलों को देखकर सभी खुश होते हैं। अपने बगिया में सभी कोई फूल चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति में एक कहावत है, वीर भोग्य वसुंधरा। अगर इस कहावत के पूरे श्लोक को हम लोग देखें तो न ही लक्ष्मी कुल क्रम जदा, न ही भूषणों उल्लेखितोपि, वा खगेन आक्राम्य भुजिंता वीर भोग्य वसुंधरा। इस धरती पर आप जितने दक्ष, निपुण और समृद्ध होंगे उतने ही शक्तिशाली होंगे। जितने शक्तिशाली होंगे उतने ही चीज़ों का उपभोग कर सकेंगे, क्योंकि सिर्फ चाहने से और बैठकर सपने देखने से कुछ नहीं होता। हर कोई चाहता है फूलों को, हर किसी की चाहत होती है फूल। तो आज हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा वीरता दिखाएंगे और फूलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग फूल के बारे में देखेंगे। फूल में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, फूल के कैसे फूल बनते हैं, फूल होते क्यों हैं, और फूल से बीज कैसे बनते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये जो हो रहा है इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी इन इसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसेंस का मतलब है किसी चीज़ की आत्मा, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो किसी फूल की हो। अगर इंसान की इसेंस की बात करें तो वो आत्मा होगी, और फूल की इसेंस की बात करें तो वो खुशबू होगी। While individual organisms die without fail, species continue to live through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction. While individual die, बिना किसी मेहनत के ये आप जानते हैं कि हर एक इंसान मरेगा। कैसे मरेगा ये उसके ऊपर निर्भर है। Species continue to live through millions of years। कोई स्पीसीज का मतलब भी हम लोग समझेंगे आगे। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, जब तक कि उनको थ्रेटन ना किया जाए, उनको डराया ना जाए, उनको धमकाया ना जाए। कैसे? नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन से। तो स्पीसीज कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, ये चैप्टर 1 का ये स्लाइड है। 11वीं क्लास में क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देखा था। किंगडम से फाइलम के नीचे क्लास के नीचे ऑर्डर के नीचे फैमिली के नीचे जीनस, और जीनस के सबसे नीचे स्पीसीज। तो ये वर्ड वहाँ से आया है। स्पीसीज मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो डियर हो, चाहे वो फॉक्स हो, चाहे वो टाइगर हो, और भी जितने सारे दिए हुए हैं, ये सब एक इंडिविजुअल, सब लोग स्पीसीज हैं, और हर एक क्या अपना अपना कहानी है। वैसे ही इंसान भी एक स्पीसीज है। तो ये स्पीसीज मिलियंस ईयर्स तक आगे बढ़ते चले जाते हैं, जब तक कि उन पर खतरा ना आ जाए। तो इसके बाद एक वर्ड था थ्रेटन मतलब उसको वो खतरे में होना, उसको बुली करना। तो प्रकृति में और हम लोगों के आसपास भी कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो थ्रेटेंड हैं। थ्रेटेंड मतलब उनकी संख्या कम होती चली जा रही है,
यहाँ पर स्लाइड में जो दिया हुआ है, जैसे पेंगुइन हो गए या ब्लू व्हेल हो गए, ये जो हाथी हो गए, या फिर डबल हॉर्न्ड राइनोसोरस हो गए, जेब्रा हो गए, पेंगुइन हो गए, ये सारे थ्रेटेंड हैं, मतलब ये सब खतरे में है। और ये जो वर्ड है, ये वर्ड खास है थ्रेटेंड, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि थ्रेटेंड का मतलब क्या है, तो आप लिखोगे कि दोज एनिमल्स विच आर क्लोज टू एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट भी एक वर्ड आया है यहाँ पर। एक्सटिंक्ट मतलब जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है। कोई भी स्पीसीज़ का जो परिस्थिति होती है वो इन सारे स्पीसीज़ में, इन सारे वर्ड्स में रहते हैं। सबसे पहले नॉट इवेल्युएटेड। नॉट इवेल्युएटेड मतलब उनका लेखा जोखा नहीं रखा गया है। डाटा डिफिशिएंट। डाटा डिफिशिएंट मतलब उनके बारे में कोई डाटा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। सबसे कम होता है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न में ह्यूमंस आ सकते हैं। ह्यूमंस लीस्ट कंसर्न का मतलब है उन पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ह्यूमंस पे अभी मुझे नहीं लगता कि आसपास कभी 1000-2000 सालों तक ह्यूमंस पे कोई खतरा आने वाला है। नियर थ्रेटेंड मतलब कि वो पास हैं, खतरे में है, वो स्पीसीज़ खतरे में हो, चाहे वो ब्लू व्हेल हो, चाहे वो जेब्रा हो, चाहे वो सील हो, चाहे वो माउंटेन चिकन फ्रॉग हो, चाहे वो स्लॉथ हो, या और भी बहुत सारे जानवर हो। फिर नियर थ्रेटेंड के बाद एक वर्ड होता है वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसके बाद आता है एक्सटिंक्ट। ये जो फ्लो है ये एक्सटिंक्ट तक चला जाता है, मतलब इस सारे कैटेगरी में कुछ ना कुछ जानवर होंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बिकम्स ए वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। रिप्रोडक्शन एक वर्ड है जिसके कारण स्पीसीज बढ़ते चले जाती हैं और अचानक से ख़त्म नहीं होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रजनन करने की क्षमता। कोई भी इंसान हो या फिर कोई भी जानवर हो, वो प्रजनन करके अपना वंश को आगे बढ़ाते रहता है। वो अपना स्पीसीज़ को, जैसे ह्यूमंस है तो ह्यूमंस के स्पीसीज़ को मेंटेन करेंगे, खरगोश है तो खरगोश के स्पीसीज़ को मेंटेन करेंगे, इस तरह से। ईच इंडिविजुअल लीव्स इट्स प्रोजेनी बाय, अच्छा एक और वर्ड था नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल मतलब प्रकृति से, और एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो इंसानों द्वारा लाया गया है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो मतलब चेंजेस प्रकृति में इंसानों द्वारा लाया गया है उसको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गए, या फिर ड्रग्स हो गए, फूड इंडस्ट्री हो गए, ये सारे इन वर्ड आएंगे एंथ्रोपोजेनिक में। हाँ, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स सो दैट सर्वाइवल एडवांटेज इज इन्हांस्ड। अब यहाँ एक वर्ड है वेरिएंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था 8-9 में पढ़ा था, 10 में पढ़ा था। एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सीधे सीधे समझने के बात यही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट रहेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों रहेंगे। ठीक है, तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें न्यू वेरिएशन का उत्पत्ति होगी। न्यू वेरिएशन मतलब आपके अंदर या किसी भी बच्चे के अंदर उनके माता के भी गुण आएंगे, उनके पिता के भी गुण आएंगे। तो माता पिता से अलग जो गुण आया उसको बोलेंगे वेरिएशन। जैसे अगर हम लोग इंसानों की हाइट की बात करें तो हाइट हम लोग देखते हैं उसमें वेरिएशन है। ऐसा तो नहीं होता है कि सारे इंसानों का एक ही हाइट होता है। तो जो अलग अलग डिफरेंस होते हैं उसको बोलते हैं वेरिएंट्स। This unit explains the details of reproductive process in flowering plant and humans as easy to relate representative example। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लावर्स और ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्या है, उनका हेल्थ क्या है और रिप्रोडक्टिव इल हेल्थ क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। A related perspective on human reproductive health and how reproductive ill health can be avoided is also presented to complete our understanding of biology of reproduction। इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं। तो
3 चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे होता है, उसको कैसे मेंटेन करना है, और रिप्रोडक्टिवली बीमार होने से कैसे बचना है। ये एंथ्रोपोजेनिक आप लोगों ने समझा, एक्सटिंक्शन हम लोगों ने समझा कि लॉस्ट, नो मोर अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड, ऐसे प्रजाति जो अब लॉस्ट हो चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे यहाँ पर इस फिगर में जो चीज़ें दी हुई हैं, इनको आप देखिएगा कभी फुर्सत में, और ये सब जो जानवर है ये अब हम लोगों के बीच नहीं है। जैसे गोल्डन मैमथ हो गए, तस्मानियन टाइगर हो गए, इनको अब आप सिर्फ फिगर में ही देख सकते हैं या फिर स्क्रीन में ही देख सकते हैं। ये कभी हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं या फिर बहुत कम है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस आप लोग जानते हैं, पढ़ा हुआ है। ये लाइफ प्रोसेस में कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारे हम लोगों के पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आया था प्रोजेनी। प्रोजेनी मीन्स चाइल्ड, किसी जानवर का चाइल्ड हो या फिर किसी इंसान का बच्चा हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों बात किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट रहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, उन दोनों पार्टों को देखेंगे हम लोग। और फ्लावर से बीज कैसे बनता है, और बीज से एक पूरा फिर से पौधा कैसे बनता है, और पौधे में फूल लगते हैं, फूल फिर कैसे बीज बनाते हैं, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव, ये जो वर्ड है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव के लिए यहाँ पर मैंने ये चार्ट बनाया। रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी, जैसे अगर ह्यूमन्स के बारे में पढ़ते हैं तो उससे पूरा ह्यूमन की प्रजाति का रिप्रेजेंट होता है। अगर किसी फ्लावर को पढ़ते हैं तो उससे पूरा फ्लावर को रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इल हेल्थ आप लोग जान रहे हैं। ठीक, ये फिर पेज आया है आपका, इसमें आप एक फ़ोटो देखेंगे पंचानन महेश्वरी का। बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर, राजस्थान, पंचानन महेश्वरी rose to become one of the most distinguished botanists not only in India but of the entire world। ये पंचानन महेश्वरी ये पूरे दुनिया में प्रख्यात थे, सिर्फ इंडिया में नहीं। ही moved to Allahabad for higher education where he obtained his DSc। DSc means डॉक्टरेट इन साइंस। इलाहाबाद में इन्होंने डॉक्टरेट इन साइंस की। अभी आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, 12 के बाद BSc होगा। BSc मीन्स बैचलर इन साइंस। BSc के बाद MSc होगा। MSc मीन्स मास्टर्स इन साइंस, और MSc के बाद होगा DSc। ठीक है, इसको डॉक्टरेट इन साइंस या फिर PhD भी बोलते हैं। ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही वॉज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर W. डर्जियन, एन अमेरिकन मिशनरी टीचर। मिशनरी टीचर बोलते हैं जो क्रिश्चियन टीचर होते हैं उन्हें। तो इनके जो टीचर थे वो एक अमेरिकन क्रिश्चियन टीचर थे। टू डेवलप इंटरेस्ट इन बॉटनी एंड स्पेशली मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक वर्ड है, मॉर्फोलॉजी जिससे हम लोग बाहर के संरचना को, बाहर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो उनमें इनका फूलों को देखकर वो कैसे दिखते हैं, कैसे उनका रंग रूप है, इनमें उनका विशेष लगाव था। हिज टीचर वंस एक्सप्रेस्ड दैट इफ हिज स्टूडेंट प्रोग्रेस अहेड ऑफ हिम इट विल गिव हिम ए ग्रेट सेटिस्फैक्शन। एक बार इनके शिक्षक ने कहा कि अगर कोई मेरा छात्र मेरे से आगे बढ़ जाता है, मेरे से ज़्यादा उन्नति प्राप्त करता है, तो ये उनके मन को बहुत ज़्यादा शांति देगा। तो ये जो उनके शब्द थे उनके टीचर के, इस शब्द से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। It will give him a great satisfaction. These words encouraged Panchanan to inquire what he could do for his teacher in return. अब यही जो शब्द थे ये पंचानन महेश्वरी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ठीक है, तो ये पंचानन महेश्वरी, इन्होंने सोचा कि मैं अपने टीचर को क्या दे सकता हूँ उनसे जो मैंने शिक्षा प्राप्त की।
He worked on embryological aspect and popularized the use of embryological characters in taxonomy. एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं जो एम्ब्रियो को हम लोग पढ़ते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, चाहे वो फूल के बच्चे हों, पंखुड़ी खुलने से पहले जो कलियां होती हैं, चाहे वो हो या फिर इंसान के बच्चे हो या फिर किसी भी जानवर के बच्चे हों, अगर वो छोटे हों जो तुरंत पैदा होते हैं उन्हें एम्ब्रियो बोला जाता है। कैरेक्टर्स, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, तो उसके जो कैरेक्टर हैं, उसके जो रंग रूप है, उसकी जो विशेषता है, उसमें इनका विशेष लगाव था। इन टैक्सोनॉमी बोलते हैं सारे जीवों की पढ़ाई को, सारे जीवों को कैसे कैसे कैटेगराइज करना है, कैसे कैसे एक लाइन में रखना है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, उसको बोलते हैं, उस साइंस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ही established the Department of Botany, University of Delhi as an important center of research in embryology and tissue culture. एम्ब्रियोलॉजी वहीं बच्चे के बारे में, सारे बच्चे के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, विशेषकर इंसान के बच्चे में, उसे हम लोग एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। और टिश्यू कल्चर आगे आप लोग देखेंगे। ही आल्सो एम्फेसाइज द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज। इमेच्योर एम्ब्रियो कहते हैं जो बच्चे ठीक से पैदा नहीं हुए। ठीक है, कहने का मतलब है, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कोई माँ गर्भवती थी और वो 9 महीने में बच्चे पैदा नहीं करके 8 महीने में ही वो बच्चा पेट से बाहर आ गया। ठीक है, या फिर कोई भी जानवर हो, अगर वो समय से पहले इस दुनिया में आ जाता है, उसका जो निर्धारित समय है, जैसे हाथी के बच्चे जो होते हैं वो 18 महीने अपनी माँ के पेट में होते हैं, ये शायद आप लोगों ने नहीं पता होगा। लेकिन अलग अलग जीवों के गर्भ धारण करके उन्हें अपने पास रखने की जो अवधि होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हाथी के बच्चे 18 महीने मतलब 12 मतलब 1.5 साल लगभग, है ना। इसी तरह अलग अलग जीवों के मुझे बस वही याद आया। तो चाहे वो पेड़ पौधे की बात हो या फिर चाहे वो जानवरों की बात हो या इंसानों की बात हो, अगर समय से पहले कोई बाहर आता है तो उन्हें हम बोलते हैं इमेच्योर एम्ब्रियो। तो इमेच्योर एम्ब्रियो बाहर आने के बाद भी उन्हें बहुत सहेज कर रखना पड़ता है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास हम जो इमेच्योर एम्ब्रियो होते हैं, जो समय से पहले आ जाते हैं, उन्हें डॉक्टर इनक्यूबेटर में रखते हैं। इनक्यूबेटर एक शीशा का छोटा सा कंटेनर होता है, उसमें हीटर वगैरह रख के और उसे न्यूट्रिशन वगैरह दे के सलाइन से उस बच्चे को ज़िंदा रखा जाता है, जब तक कि उसका 9 महीने का समय या फिर जब तक कि वो मजबूत नहीं हो जाए। These days टिश्यू कल्चर हैज़ बिकम ए लैंडमार्क इन साइंस। तो टिश्यू कल्चर इंक्यूबेटर जो मैंने अभी बताया वो रिलेटेड है, वो जुड़ा हुआ है इंसान के बच्चों से। और टिश्यू कल्चर जो होता है वो एक जैसे आप टेस्ट ट्यूब बोलो या फिर कोई बॉटल बोलो, उसमें ऐसा कल्चर बनाया जाता है जिसमें प्लांट ग्रो कर सके, उसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। हैज़ बिकम ए लैंडमार्क इन साइंस। तो इनके समय में ये टिश्यू कल्चर बहुत ही फेमस था। हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन वॉन वर्ल्ड वाइड एक्लेम। तो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी आप लोगों ने सुना होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं कि किसी इंसान से, किसी औरत से, ठीक है, किसी महिला से उसका अंडाणु निकाल के टेस्ट ट्यूब में रखा जाए और किसी पुरुष से स्पर्म लेके उस टेस्ट ट्यूब में रखा जाए, और उन दोनों का फर्टिलाइजेशन जब टेस्ट ट्यूब में हो तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और उस तरह के बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर उस जाइगोट को, उस जो फर्टिलाइज हुआ उसे फिर वापस किसी स्वस्थ माँ के गर्भाशय में रख दिया जाता है ताकि वो नॉर्मली ग्रो कर सके। एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन तो हो गया आपके जानवर के में, और फर्टिलाइजेशन टर्म प्लांट्स के भी फेवर में आएगा, लेकिन ये जो टर्म है इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, ये सिर्फ प्लांट में यूज होगा। और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन मतलब प्लांट में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। इसका ठीक से मीनिंग हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो काम कर रहे थे इस टॉपिक पे, अभी जो मैंने बताया, इस पे
उनको पूरे वर्ल्ड में ख्याति मिली। ही वॉज ऑनर्ड विद फेलोशिप ऑफ लोअर्ड रॉयल फील्ड ऑफ लंदन FRS। ठीक है, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने किताब अपना नहीं रखा है साथ में, क्योंकि स्लाइड में आपको देखने में परेशानी होगी और ज़्यादा देर तक आप लोग स्लाइड में देख भी नहीं पाएंगे, तो अपने साथ अपना किताब रखें और किताब में फॉलो करें। और मैं एक्स्ट्रा स्लाइड भी रहूँगा तो उससे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ही वॉज ऑनर्ड विद फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन FRS। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ये लंदन में स्कॉलरशिप मिलते हैं। फेलोशिप मतलब पढ़ाई करने के लिए पैसा। ठीक है, ये FRS जो है लंदन से और भी बहुत लोगों को मिली थी। आप बस समझिए कि स्टीफन हॉकिंग जो थे और न्यूटन जो थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की खोज की थी, उनको भी FRS मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिगर आपके NCERT बुक में दिया हुआ है, ये कितने महान व्यक्ति की दी हुई है। और भी इंडिया से बहुत सारे FRS मिले थे, ये मैंने स्लाइड दिया हुआ है, आप कभी टाइम मिलेगा तो देख लीजिए। इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड several other institute of excellence। FRS लंदन तो मिला ही था। इंडिया में सबसे बड़ी जो एकेडमी है साइंस की वो IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, है ना। और उसी तरह एक इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी है, वहाँ से भी इन्हें फेलोशिप मिला और इन्हें सम्मानित किया गया था। He encouraged general education and made significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher education secondary school published by NCERT in 1964। तो पंचानन माहेश्वरी ने ही आपका ये जो NCERT बुक आपके हाथ में है, इनको बनाया था सबसे पहले 1964 में। चलिए अब आते हैं चैप्टर 1 में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो प्लांट्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे। द मायराइड्स ऑफ फ्लावर दैट वी इंजॉय गेजिंग एट। मायराइड्स का मतलब है लार्ज नंबर। आप जानते हैं आप अभी तक कितने फूल को देखे हैं, बहुत सारे। तो मायराइड्स का मीनिंग है बहुत सारे फूल। दैट वी इंजॉय गेजिंग एट, गेजिंग का मतलब है देखना। द सेंट्स एंड द परफ्यूम दैट वी सोन ओवर। अगर आप लोग लड़के हैं या लड़कियां हैं तो कभी मेला घूमने जाने में या फिर मॉल घूमने जाने में या फिर कहीं भी किसी खास ओकेजन में, शादी में, आप ज़रूर सेंट लगाते होंगे या डिओड्रेंट लगाते होंगे या परफ्यूम लगाते होंगे। डिओड्रेंट तो आर्टिफिशियल है, लेकिन परफ्यूम और सेंट या इत्र ये सब किससे मिलता है? फ्लावर से। सोन ओवर मतलब टू फील एक्साइटेड या इमोशनल। द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness। ये हम लोगों के सेल्फिशनेस के लिए, सिर्फ हम लोगों के लालचीपन के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, और भी सारे इनके काम होते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फूल हैं उनमें सारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर एंड फ्लोरल प्लांट्स shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruits and seeds। अल्टीमेटली जो फ्लावर है उसका एंड प्रोडक्ट वो आखिरी में क्या बनेगा? फल बनेगा, है कि नहीं? फल बनेगा और उसके अंदर जो बीज है। ठीक है, एडाप्टेशन कहते हैं चेंजेस टू सूट न्यू सिचुएशन। जैसे आप ठंडे देश में जाते हैं या फिर ठंडे सिचुएशन में जाते हैं तो आपका क्या एडाप्टेशन होता है? आपका जो स्वेटर पहने ये आपका एडाप्टेशन हुआ। जैसे गर्मी पड़ती है तो आपने क्या अडाप्ट किया? आपने पानी आप खूब पी रहे हैं और वाइट कलर के ड्रेस अपने ने पहना, तो ये एक तरह का एडाप्टेशन है। इन दिस चैप्टर let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flowering plants। एंजियोस्पर्म।
मॉर्फोलॉजी मैंने अभी बताया, मॉर्फोलॉजी जो बाहर के स्ट्रक्चर हैं, बाहर के फॉर्म है, उसे हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं, है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा था। किंगडम प्लांटे को 5 कैटेगरी में रखा गया है। क्या क्या कैटेगरी है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। तो ये एंजियोस्पर्म कुछ नहीं है, जिनमें फूल लगते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं, है ना। जिनमें फूल नहीं लगते उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। चलिए शुरू कर। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना। तो एंजियोस्पर्म जितने भी फूल लगने वाले पौधे हैं उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो उनमें फ्लावर जो है वो एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। ऑर्गन मतलब उसका एक पार्ट है। ह्यूमन बींग्स हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर्स सिंस टाइम इमोरियल। इंटीमेट मतलब बहुत खास रिश्ता है, और टाइम इमोरियल मतलब बहुत समय से। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। एस्थेटिक कहते हैं जहाँ पर कि अच्छे स्वाद का और सुंदरता का, जहाँ पर वो हो एप्रिसिएशन हो, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं उसको, तारीफ हो, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में जो तारीफ लायक जो ऑर्गन है वो क्या है? फ्लावर है। ऑर्नामेंटल आप जानते हैं, चांदी वगैरह जो पहना जाता है, चांदी का गहना जो पहना जाता है। सोशल रिलीजन, चाहे शादी का बात हो या कोई खास त्यौहार हो जाए, चाहे किसी का बर्थडे हो, वहाँ पर फ्लावर को यूज़ किया जाता है। रिलीजियस मीन्स धार्मिक किसी समय पे, चाहे आप पूजा करने जाते हैं ज़रूर आप फूल लेके जाते हैं। या फिर कोई कल्चरल वैल्यू मतलब जो आपके कल्चर में है, जैसे दशहरा, दीपावली, ये सब का भी पूजा जो होता है, या फिर जगन्नाथ रथ यात्रा, वहाँ पर ये सब जो हमारे कल्चर में है, इन सब में भी क्या किसका यूज़ होता है? फ्लावर का यूज़ होता है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, etc। इंसान की भावनाओं को भी दिखाने के लिए फूलों का यूज़ होता है, चाहे वो प्यार का हो। लव मतलब प्यार, किसी से मान लीजिए किसी को प्रपोज करना है तो वो क्या करता है? आजकल पता नहीं होता है या नहीं, पहले होता था कि अगर मान लो कोई लड़का लड़की चाहते हैं एक दूसरे को, तो वो एक दूसरे को फूल देते हैं। हालांकि ऐसा ठीक है या नहीं, ना ही ठीक है, मैं उस बात पे नहीं जाऊँगा। अफेक्शन मतलब अगर कोई किसी को चाहता है, लव एंड अफेक्शन लगभग एक ही बात है। हैप्पीनेस मतलब खुशी कोई होता है, जैसे आप फ्लावर के गार्डन में जाते हो तो आपको हैप्पीनेस अच्छा लगता है। ग्रीफ या मॉर्निंग, कोई जो ये दुनिया छोड़ के चले जाता है उस पर भी हम लोग फूल चढ़ाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को फूल समर्पित करते हुए, जो देश में हम लोगों के जवान सभी शहीद होते हैं उन पर। लिस्ट at least 5 flowers of ornamental values that are commonly cultivated at homes and in gardens। तो आपके गार्डन में या फिर आपके घर में 5 तरह के ऐसे फूल जो आप लोगों ने क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा या फिर आप लोगों ने उसे उगाया होगा, उनका नाम हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। रोज़ है, लिली है, लोटस है, मैरीगोल्ड है, हिबिस्कस कहते हैं अड़हुल के फूल को, सनफ्लावर, ऑर्किड के फूल भी आपने देखा होगा, और ट्यूलिप एक सफ़ेद कलर का फूल होता है ना। अगर आप लोगों ने ऑर्किड और ट्यूलिप के फूल नहीं देखे हैं तो गूगल करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। 5 और फूल के नाम आपको पता करने हैं, ये आपका होमवर्क है। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। व्हाट डज इट रेफर टू? फ्लावर से मिलता जुलता वो वर्ड है फ्लोरिकल्चर, तो जाहिर सा बात है ये फ्लावर से रिलेटेड होगा। लेकिन ये फ्लोरिकल्चर ये वर्ड आया कहाँ से? तो हॉर्टिकल्चर
ये हॉर्टिकल्चर एक वर्ड से है, उसके 4 सब पार्ट होते हैं। हॉर्टिकल्चर जो है वो खेती का ही छोटा रूप है ना। खेती बड़े पैमाने पर होती है, और जब छोटे पैमाने पर या किसी गार्डन में अपने बगीचे में जब हम लोग उस तरह की खेती करते हैं तो उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर के अंदर 4 तरह के कैटेगरी है। पोमोलॉजी जिसमें फ्रूट का उगाया जाए, ओलेरिकल्चर जिसमें वेजिटेबल उगाया जाए, फ्लोरिकल्चर जिसमें फ्लावर उगाया जाए, और लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर मतलब सुंदर दिखे ऐसा लैंडस्केप बनाया जाए, उसे लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो फ्लोरिकल्चर यहाँ से आया है, ये आप लोग जान गए। अब फ्लावर के स्ट्रक्चर जब भी हम लोग देखेंगे, जैसे अड़हुल का फूल आप लोगों ने देखा है, तो उसमें 4-5 स्टिक रहती है कि नहीं। उसमें से जो पतली स्टिक रहती है जिनके टिप पर एक चॉकलेट जैसा चीज़ होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे स्टेमन कहते हैं, और वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है। आपके बुक में भी फिगर दिया हुआ है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जितने भी स्टिक्स हैं इनमें से सारे पतले पतले स्टिक है और एक मोटा स्टिक है कि नहीं। तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम या फिर कार्पेल, ठीक है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम लोग बोलेंगे स्टेमन या फिर एंड्रोसियम। अगर ज़्यादा है स्टेमन तो उसे एंड्रोसियम, सब सारे को मिलाकर, और ज़्यादा है कार्पेल, उन सब को मिलाकर हम लोग गाइनोसियम बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वर्स, है कि नहीं। मॉर्फोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो शेप है, जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है। जैसे मॉर्फोलॉजी आप लोग देख सकते हैं कि पत्तों के अलग अलग प्रकार होते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे अलग अलग प्रकार का पढ़ाई को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी मैंने पहले बताया था कि अलग अलग जो जीव होते हैं, जैसे फिश हो गए, सैलेमंडर हो गए, या फिर फ्रॉग हो गए, चिकन हो गए, और भी बहुत सारे बच्चों को जो पैदा होने से पहले के फॉर्म के स्ट्रक्चर को उसे बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रेड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पहले भी आप लोगों ने फ्लावर के अलग अलग पार्ट को पढ़ा है। विल फिगर 1.1 जो अभी हम लोगों ने बात किया, पतले पतले अगरबत्ती जैसे स्ट्रक्चर के फूल में, वो आपको रिकॉल करने में, याद करने में। रिकॉल द पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। एक कोई भी टिपिकल मतलब जो जनरल, टिपिकल मतलब वर्ड जो है इसका मतलब है जनरल। तो कोई भी जनरल फ्लावर है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। कैन यू नेम 2 पार्ट्स इन फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इसमें 2 सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्या ऑर्गन है, एक एंड्रोसियम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और गाइनोसियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। सेवरल प्री फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग देखेंगे। पहले उसमें क्या क्या प्रोसेस है। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। तो पहले जब फ्लावर बनने से पहले ही प्लांट जब डिसाइड कर लेती है कि मुझे फूल बनाना है, ये डिसीजन हो सकता है। और फूल बनाना प्लांट का वो आखिरी पार्ट है, आखिरी स्टेज है। अगर जैसे कोई गुलाब का फूल है, अगर गुलाब के पेड़ में गुलाब का फूल लगा है, इसका मतलब उसका जो काम था वो अब पूरा हो चुका है, वो उसका आखिरी समय है। एक बार वो फूल लग गया, इसके बाद वो गुलाब का फूल मर जाएगा। तो गुलाब के फूल होने से पहले ही उस पेड़ पौधे में चेंजिंग आना शुरू हो जाता है ना। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of floral primordium, है ना। तो जब तक फूल हो
उससे पहले ही चेंजेस उसमें आना शुरू हो जाते हैं। और ये चेंज कैसे आते हैं? हार्मोन की वजह से। हार्मोन आप लोग जानते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा था या 8 में पढ़ा था? 8 में पढ़ा था, हाँ क्लास 8 में पढ़ा था। आप लोगों ने हार्मोन्स देखा था, अलग अलग ऑर्गन जिससे हार्मोन्स निकलते हैं। वैसे ही आपने प्लांट में भी हार्मोन पढ़ा था, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। ये सारे हार्मोन के कारण ही प्लांट्स में ऐसे चेंज आते हैं जो फूल को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। फ्लोरल प्राइमोर्डियम मतलब वो हिस्सा प्लांट का जहाँ पर फ्लावर होगा। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। तो जहाँ पर वो पौधा होगा उसको बोलेंगे इन्फ्लोरेसेंस। इससे पहले एक वर्ड आया था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब एक सेल होता है, स्टेम सेल जिसे कहते हैं, वो इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। वो स्टेम सेल उस समय मौजूद होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सबसे पहले जो सेल बनते हैं उन सारे सेल को बोलते हैं स्टेम सेल, है ना। तो उसी स्टेम सेल से फिर आगे चलकर बहुत सारे मसल सेल बनते हैं, बहुत सारे फैट सेल बनेंगे, बहुत सारे बोन सेल बनेंगे। कहने का मतलब है कि जितने भी ऑर्गन्स आपको नीडेड हैं, ऑर्गन्स आपको ज़रूरत है, जैसे ब्रेन का ज़रूरत है तो उसमें ब्रेन सेल होंगे, न्यूरॉन्स नर्वस सेल होंगे जिन्हें न्यूरॉन सेल भी कहा जाता है, ब्लड का ज़रूरत होगा तो ब्लड सेल बनेंगे। तो स्टेम सेल से ये सारे सेल बनने के प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। यहाँ पर एक वर्ड था डिफरेंशिएशन। अब इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन फ्लावर। फ्लोरल प्राइमोडियम हम लोगों ने देखा कि जहाँ से फ्लावर होगा, है ना, जहाँ से फ्लावर होगा उस रीजन को हम लोग बोलेंगे फ्लोरल प्राइमोडियम। और इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं ये जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, जैसे रोज़ का फ्लावर का अरेंजमेंट एक ट्यूलिप के फ्लावर के अरेंजमेंट से या फिर एक सनफ्लावर के अरेंजमेंट से अलग होता है कि नहीं होता। फिर एक मैंगो ट्री में जो फ्लावर होगा उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा। हिबिस्कस जो हम लोगों ने देखा उसका फ्लावर का शेप अलग होगा, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, है ना। तो ये सारे जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं ये आप लोगों ने पढ़ा था पहले, शायद 11 में पढ़ा था या नहीं भी पढ़ा था। तो बस आप जान लीजिए कि इन्फ्लोरेसेंस जो वर्ड है वो क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए प्लांट स्टेम और ए क्लस्टर आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। फ्लोरल बर्ड्स कहाँ होंगे? फ्लोरल प्राइमोडियम में, है ना। In the flower, the male and female reproductive structure, the androecium and gynoecium differentiate and develop. तो मेल पार्ट में क्या हो देखा हम लोगों ने, उसे बोलेंगे एंड्रोसियम, और फीमेल पार्ट में क्या होगा? गाइनोसियम, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट इंडिविजुअली अलग अलग अपना मैच्योर करते हैं, ग्रो करते हैं। यू वुड रिकलेक्ट दैट एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ वोल ऑफ स्टेमन। स्टेमन ये जो एक अगरबत्ती जैसा है ना, अगरबत्ती है उस पर ऊपर में चॉकलेट रखा हुआ है अल्पेनलीबे जैसा, है। तो ये अगरबत्ती के ऊपर जो एक जो है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेमन। और इन सारे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे एंड्रोसियम। वैसे ही गाइनोसियम ये सबसे मोटा अगरबत्ती जो है बीच में, है ना, देख पा रहे हो आप। इसे हम लोग बोलेंगे किसे? क्या किसी भी फ्लावर में देखोगे आप, जब भी देखोगे तो उसमें सारे स्टेमन के बीच में, सारे मेल रिप्रोडक्टिव के बीच में आपको एक मोटा औरों से मोटा दिखाई देगा। वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके ग्रुप को हम लोग बोलेंगे, जिसके पूरे गुच्छे को हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम। रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वही मैंने कहा कि एंड्रोसियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और गाइनोसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पोलन ग्रेन, ठीक है। फिगर 1.2 shows the two part of a typical stamen। फिगर 1.2 आप देखिए, इसमें जो एक ही अगरबत्ती दिया हुआ है, अगरबत्ती जैसा स्ट्रक्चर है, एक लंबा सा स्टिक है और ऊपर में जो स्ट्रक्चर है चॉकलेट जैसा, एल्पेनलीबे जैसा, एल्पेनलीबे जो गोल नहीं होता है, एक्लेयस जैसा, वो क्या है? उसे हम लोग बोलेंगे एंथर, है ना। और जो स्टिक जैसा है उसे हम लोग बोलेंगे फिलामेंट। shows the two parts of typical stamen। स्टेमन में
जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें दो पार्ट होंगे, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। ठीक है, तो ऊपर में जो एक्लियस जैसा चिपका हुआ है वो एंथर और जो स्टिक जैसा है वो फिलामेंट। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। जिस बेस पे फ्लावर बनेगा उसे कहते हैं थैलेमस, है ना, या फिर पेटल के नीचे वाला पार्ट उसे हम लोग थैलेमस बोलेंगे। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। स्टेमन अलग अलग स्पीसीज में, स्पीसीज मतलब एक ही, जैसे इंसान के अलग अलग रूप रंग होते हैं वैसे ही, तो इंसान एक स्पीसीज हुआ, वैसे ही फूल के अलग अलग रंग रूप होते हैं, तो फूल एक स्पीसीज हुआ। इफ़ यू वेयर टू कलेक्ट स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, तो अलग अलग फ्लावर के स्पीसीज फूल को लेके हम लोग अगर एंड अरेंज देम ऑन स्लाइड, ग्लास स्लाइड आप लोगों ने देखा है, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हम लोग ग्लास स्लाइड का यूज़ करते हैं। ग्लास स्लाइड में शीशे का एक रेक्टेंगल नुमा छोटा सा स्लाइड होता है, छोटा सा एक शीशा होता है, उसे ग्लास स्लाइड बोलते हैं। यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। जैसे वैसे हम लोगों ने रखा ग्लास स्लाइड में, तो उसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पे हम लोगों को पता चलता है कि ये स्टेमन अलग अलग रूप रंग इनका है। केयरफुल observation of each stamen under a dissecting microscope and make neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flower। तो ये एंथर एक फूल में कैसे जुड़ा रहेगा और इसका शेप कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, ये आप देख सकते हैं और उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, टिपिकल मीन्स जनरल, एंजियोस्पर्म मीन्स जिस ऐसे पेड़ पौधे जिसमें फूल लगता है, एंथर मीन्स उसका फूल का रिप्रोडक्टिव पार्ट इज बाइलोब्ड। ये कैसा रहता है, दो लोब रहते हैं, लोब मीन्स उभार, है ना, बाइलोब्ड मीन्स दो लोब। यहाँ जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर हम लोग एक एंथर को बीच से काटें, ठीक है, ये बाएं तरफ नीचे में आप देखा होगा, स्कैल्पल बोलते हैं इसे, स्कैल्पल से काटा जाता है, कोई भी डायसेक्ट किया जाता है, और एंथर को लेकर के अगर हम लोग उसे बीचे बीच काटें और उसे ऊपर से देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये बाइलोब्ड है, मीन्स इसमें दो लोब हैं, दो पार्ट हैं इसमें, विथ इच लोब हैविंग टू थीका। इस लोब के दो पार्ट को हम लोग बोलेंगे थीका, है ना। अब ये नाम है तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दो हैं इसलिए डाइथिकस। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज, तो लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, हाँ, फिगर 1.2 है ना, हाँ, तो लॉन्गिट्यूड बोलेंगे पृथ्वी को दो इमेजिनरी लाइन में क्रॉस किया जाता है। इक्वेटर आप लोगों ने सुना है, बीचे बीच जो पृथ्वी के बीचे बीच जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास करते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब आपके ज़मीन के पैरेलल, है ना, वर्टिकल मीन्स आपके ज़मीन पे के सीध में, जैसे पोल खड़ा होता है तो वो वर्टिकल खड़ा होता है कि नहीं, जो रोड होती हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये लैटीट्यूड है हॉरिजॉन्टल, और लॉन्गिट्यूड है पैरेलल, है ना। तो यहाँ से आगे हम लोग कहाँ देख रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल एक वर्ड आया था, उसके लिए मैंने स्लाइड रखा था, लॉन्गिट्यूड, सेपरेटिंग टू थीका, फिगर 1.3a। यहाँ देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू। हाँ, सेकंड पैराग्राफ में, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ इच लोब हैविंग टू थीका, दे आर डाइथिकस। अभी हम लोगों ने बात किया, ऑफन ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। अब इस थीका को कैसा लाइन सेपरेट करेगा, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूड मैंने बताया, ग्रूव मतलब वो गहराई जो होता है, तो सीध में
उस एंथर के सीध में जो गहराई है उसके बीचे बीच जो एक लाइन होता है उसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोलेंगे, और ये उन दोनों को अलग अलग करता है, separating the theca. Let us understand the various types of tissues and their organization in transverse section of an anther. Transverse section अभी हम लोगों ने देखा, ये जो हम लोगों ने काटा इसे, ये कैसा सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है ना। इसी ट्रांसवर्स सेक्शन को देखने पे ये जो आपको फिगर दिया हुआ है 1.3, इसी का फिगर दिया हुआ है, ठीक। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन, bilobe nature of anther is very the bilobe nature of anther is very distinct in transverse section of the anther. The anther is four-sided tetragonal. Tetra means four, ठीक है। तो इसमें चार बॉक्स आप चार सर्कल आप देख सकते हो, इसलिए ये वाला वर्ड आया है चार, टेट्रागोनल। कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ जो सर्कल रहते हैं, सर्कल हैं, स्फेयर रहेंगे इसमें, वो स्फेयर नहीं रहेंगे, सॉरी, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे ऊपर से नीचे तक, है ना। तो वो जो ग्रूव है, वो जो कंपार्टमेंट है ट्यूब लाइक लेंथ वाइज सिलिंड्रिकल कंपार्टमेंट, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। वो सारे चारों कोने में वो मौजूद होंगे। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम्स पोलन सेक्स। यहीं आगे जाके क्या होते हैं, पोलन सेक बनते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूड आपने अभी सुना, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलन ग्रेन। तो इसी सिलिंड्रिकल बॉक्स में जो एंथर होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं, वो मौजूद होते हैं। अब हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन, द ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, ठीक है। सर्कल देखने में लगेगा, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे करेंगे ये अभी हम लोगों ने बात किया। और ये डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है, इसी के नीचे रखकर हम लोग एंथर को ट्रांसवर्सली काटेंगे, है कि नहीं। तो इसके नीचे काटने पे वैसा स्ट्रक्चर देखा जाएगा। कभी भी आप एंथर को काटोगे तो इसी डायसेक्टिंग आपके बायोलैब में ज़रूर होगा, ये होता ही है। और स्कालपेल लेके, स्कालपेल आपने देखा यहाँ पर कैसे इस एंथर के बीचे बीच हम लोगों ने स्कालपेल, आगे में स्कालपेल के आगे ब्लेड लगते हैं, या फिर आप किसी रेजर ब्लेड से भी उसे काट सकते हैं, और उसे इसके नीचे में काट कर फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं। Sorry. It is generally surrounded by 4 wall layers: the epidermis, endothelium, middle layer and tapetum, है ना। तो ये 4 लेयर हम लोग, जब भी हम लोग एंथर को काट के देखेंगे तो उसमें 4 लेयर दिखेंगे: एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। एपिडर्मिस आपने पढ़ा था, किसी भी प्लांट के सबसे बाहर के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, है ना। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी है। एपिडर्मिस सबसे बाहर, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके बीच में मिडिल लेयर, फिर टेपेटम और स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम, द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक। तो सबसे बाहर के जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, ठीक। द इनोर्मस लेयर, वॉल लेयर ऑफ टेपेटम, वॉल लेयर इज टेपेटम। टेपेटम क्या करता है, इट नूरिसेस एंड द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन डेवलप होगा उसके लिए खाना का काम कौन करेगा, टेपेटम। Cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. तो टेपेटम के जो सेल हैं वो जनरली क्या करते हैं, बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होता है। सेल का बारे में हम लोगों ने देखा था कभी, ठीक है, कभी क्या देखा था, सेल के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि सेल में क्या होता है, अंदर में न्यूक्लियस होता है और लिक्विड मटेरियल होता है, उससे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो वो साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, बहुत गाढ़ा होता है, एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। और टेपेटम में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें
एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स कुड बिकम बायन्यूक्लिएट। अब ये आगे हम लोग देखेंगे कि टेपिटल सेल्स कैसे बायन्यूक्लिएट बनते हैं। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangia. Microsporangia में ही बीच में जो टिश्यू मौजूद होते हैं उसे बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं एज द एंथर डेवलप्स, एंथर से पोलन ग्रेन बनने के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो meiotic division to form microspore tetrad. What would be the ploidy of the cells of each tetrad? ठीक है, तो इसके बारे में हाँ यहाँ दिया हुआ है। और माइटोसिस मैंने लगता है नहीं किया, माइटोसिस इस लेक्चर के लास्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एंथर जब डेवलप करेगा तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो मेयोटिक डिवीजन करता है क्या बनने के लिए, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मैंने अभी बात किया 4 फॉर्म होते हैं। तो ऊपर अभी बस ये जान लीजिए कि 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस एक मेयोसिस, है ना। सेल जब माइटोसिस से डिवाइड करती है तो क्या होता है, आखिर में 2 सेल बनते हैं, है ना। उसी के जैसे 2 सेल, एक सेल से डिवाइड होकर 2 सेल बनते हैं। और जब भी मेयोसिस होगा, मेयोटिक डिवीजन होगा, तो आखिर में 4 सेल बनेंगे, ठीक। अभी इतना जानिए, फिर आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, ठीक है। तो प्लॉइडी के बारे में एक बात है, इसे क्लियर करना होगा। लगता है वो कहाँ गया, यहाँ रहा, ये रहा। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, एमएमसी एंड मेगास्पोर। यहाँ जब आऊँगा तो मैं आपको इसमें डिटेल में वो क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। यह है टेट्राड, इसके बाद है ये। एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। स्पोरोजेनस टिश्यू आप लोग जानते हैं, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, है ना। तो स्पोरोजेनस टिश्यू जब लिखा हुआ है तो यहाँ पर ढेर सारे सेल होंगे। इसमें से हर एक जो सेल हैं वो क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन सकते हैं, है ना। वो 4 माइक्रोस्पोर को बना सकते हैं। ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन ग्रेन, और वो चारों में से हर एक कोई क्या है, पोलन ग्रेन है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसी को बोलते हैं पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक सेल को दिखाया गया है, ये क्लैरिटी के लिए, होते तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एक सेल जो है वो मेयोसिस में 2 स्टेप होते हैं। पहला जब मेयोसिस होगा तो 2 सेल बनेंगे, और फिर एक मेयोसिस होगा तो फिर 4 सेल बनेंगे। अभी इसको बस इतना समझिए, आगे मैं और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। 4 जो होते हैं, 4 नंबर जो हैं उसी को बोलते हैं टेट्रा, ठीक है। टेट्रा वर्ड जहाँ पर भी आपके लाइफ में कभी भी 4 वर्ड आएगा, उसको वहाँ पर ये वर्ड आएगा टेट्रा, ठीक। तो ये जो है टेट्राड, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलन मदर सेल। ये इसी से पोलन ग्रेन बनेंगे। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल। 4 सेल के क्लस्टर में माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में ये रहेंगे। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain, ठीक है। फिगर 1.3b, ये फिगर आपका दिया हुआ है, शुरू में दिखाया गया है क्या, माइक्रोस्पोर
माइक्रो स्पोरोजेनस टिश्यू और माइक्रोस्पोरेंजिया, है कि नहीं, ए में, और वो आखिरी स्टेज में दिखाया गया है क्या, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कैसे चीज़ें बढ़ती हैं आगे वो भी हम लोग देखेंगे। इनसाइड इट्स माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया किसे कहते हैं हम लोग, माइक्रोस्पोरेंजिया ये जो सर्कल स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है ना, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, चार जो हैं इन्हीं को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। As the anther mature, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grain. Inside each microsporangia, several thousand of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. अभी मैंने बताया कि इस फिगर में ये जो एक पोलन मदर सेल दिखाया गया है ये सिर्फ क्लैरिटी के लिए है, नहीं तो इसके अंदर तो थाउजेंड ऑफ सेल्स होंगे ही, उसका नाम ही है स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक, पोलन ग्रेन के बारे में अब हम लोग देखेंगे। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेट, जैसे ह्यूमंस में मेल गैमेट क्या है, स्पर्म्स है। ठीक है, तो वैसे ही फ्लावर में पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलो पाउडरी पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर्स। अब देखिए, किसी बच्चे को अगर देखना है, किसी ये फूल, ये किसी बच्चे को अगर अड़हुल का फूल दिया गया और किसी बड़े को, आपको अगर अड़हुल का फूल दिया गया तो वो बच्चा उसमें फूल ही देखेगा, लेकिन आप देख पाओगे उसमें जो येलो पाउडरी स्ट्रक्चर है जो आपके फिंगर टिप्स में लग जा रहा है, वो क्या है, पोलन ग्रेन है। उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। स्प्रिंकल दिस ग्रेन ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड observe under a microscope. You will really be amazed at the variety of architecture, sizes, shape, color, design seen on the pollen grain from different species. तो अड़हुल के फूल के टिप में ये जो येलो कलर का पाउडरी फॉर्म है, इसे हम लोग माइक्रोस्कोप में, जब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें जो ग्लास स्लाइड लगा के हम लोग जब देखेंगे तो ये जो फिगर आप लोगों के दिया हुआ है, कांटा कांटा गोल गोल स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बस पोलन ग्रेन है। इसको कहाँ देखा गया है, माइक्रोस्कोप के नीचे। इच वन इज ए पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये इसके जो मदर सेल हैं, जो स्पोरोजेनस टिश्यू में जो एक सेल था, वो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड था, है ना, वो तो वहाँ पर 4 पोलन मदर सेल हम लोगों ने देखा था, है कि नहीं। और उसी में से, चारों में से हर एक में ये क्षमता है कि उसमें से एक पूरा का पूरा अड़हुल का पौधा बने, है कि नहीं, वो पूरा का पूरा पौधा बनाने की कैपेसिटी उसमें रहती है। अब इसमें ग्लास स्लाइड में आप क्या करोगे, ग्लास स्लाइड में इस पाउडर को, येलोइश पाउडर को लोगे अड़हुल के फूल से, ठीक है, और उसमें कुछ ड्रॉप पानी का रखोगे और उसको देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। Pollen grain are generally spherical, measuring about 25 to 550 माइक्रोमीटर। ठीक, स्फीयर मतलब गेंद जो है वो, माइक्रोमीटर मैंने लगता है छूट गया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। गेंद जैसा कोई भी गोलनुमा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे, है कि नहीं। तो वैसा ही एक स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन, और 25 से 50 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो वर्ड है वो आया है यहाँ से। मीटर आप लोग जानते हो, मीटर में कपड़ा, जब भी आप कपड़ा खरीदने जाते हो अपने लिए तो मीटर में देखते हो, है कि नहीं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप लोग कैसे पता, सेंटीमीटर का पता कैसे चलेगा, सेंटीमीटर का पता चलेगा जैसे स्केल में, छोटे स्केल में 15 सेंटीमीटर होते हैं, बड़े स्केल में 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो छोटा स्केल है उसमें 1 सेंटीमीटर के बीच में भी कुछ लाइन दिए हुए है कि नहीं। अगर अच्छा स्केल लेने जाओगे तो 1 और 2 के बीच में भी पतले पतले छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर है। वो कैटेगरी कितना है, मतलब 1 सेंटीमीटर में वो 10 बॉक्सेस हैं, है कि नहीं, 10 मिलीमीटर है, तो एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हुआ, है कि नहीं। अब 1 मिलीमीटर का जो लेंथ है उसे जब हम लोग 1000 बार डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो वो टर्म आता है माइक्रोमीटर, है कि नहीं। तो ये
वही छोटा सा टर्म है, इतना ही छोटा वो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, है कि नहीं। अब जब आप घर जाओगे या फिर घर में अपना स्केल देखोगे तो ध्यान से उसे देखना, वो 15 सेंटीमीटर है, 15 कैटेगरी 15 नंबर तक है, 15 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर देखना, और 1 सेंटीमीटर में जो 10 कैटेगरी दिया हुआ है कि नहीं, 10 सेंटीमीटर